15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। मगर इससे 3 बड़ी बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, द गवर्नमेंट इज रेडी टू बाइट द बुलेट व्हेन इट कम्स टू टफ रिफॉर्म्स। जहां चाहा है वहां रहा है। एक कॉम्प्लिकेटेड डाइवेस्टमेंट अगर आप एयर इंडिया का अचीव कर पाते हैं तो इसका सीधा मानना है कि सरकार की जो डाइवेस्टमेंट की का जो प्रोसेस है अभी धीमी गति में चल रहा है, जाहिर है वह भी स्पीड पकड़ेगा। भले वो BPCL की स्ट्रेटेजिक सेल हो, IDBI बैंक के अंदर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती हो, या फिर शिपिंग कॉरपोरेशन और कंटेनर कॉरपोरेशन जैसी और सरकारी कंपनियां हैं। मेरा ज़रूर मानना है कि एयर इंडिया के कठिन डाइवेस्टमेंट के बाद उन डाइवेस्टमेंट में भी गति अवश्य आएगी। दूसरा, इंडियन एविएशन सेक्टर इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है। इंडिगो, स्पाइसजेट और टाटा विस्तारा। मगर अब एयर इंडिया के बाद हम एक तरह से बोल सकते हैं दैट इंडियन एविएशन सेक्टर विल हैव 3 लार्ज प्लेयर्स एंड फ्रैंकली इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि उसमें 3 प्लेयर इस समय आवश्यक हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट संकेत है कि भारत का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो श्रीमती निर्मला जी ने शेयर करा था, करीब 1,40,000 करोड़, 1,75,000 करोड़ के आसपास, वह भी मुझे लगता है कि अब अचीव हो पाएगा। बिकॉज जब आप किसी भी देश में बड़ा रिफॉर्म देखते हैं तो रिफॉर्म को लेकर के इन्वेस्टर्स काफ़ी उत्साहित होते हैं। और हम जानते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में LIC का IPO भी आने वाला है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, भले लोकल हों या भले फॉरेन के हों, अगर आपको सरकार से आश्वासन मिलता है कि सरकार एक कठिन रिफॉर्म करना चाहती है, तो जाहिर है कि आपकी जो फ्यूचर आउटलुक है इस समय बदलेगी। तो एयर इंडिया का जो डाइवेस्टमेंट है एक सही डाइवेस्टमेंट है, एक कठिन डाइवेस्टमेंट था, मगर इसका जो इम्पैक्ट है सरकार की बैलेंस शीट में, प्राइवेट सेक्टर के मनोबल को लेकर के, शेयर मार्केट के परसेप्शन को लेकर के और भविष्य के जो डाइवेस्टमेंट्स हैं उनको लेकर के काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज की बड़ी खबर, आज की अच्छी खबर और एक बेहतरीन डाइवेस्टमेंट जिसका इम्प्लीकेशंस काफ़ी फार रीचिंग होगा। These are the bid received. So the Tata Sons Private Limited, their SPV, Thales Private Limited, is the winning bidder at 18,000 crore. The second bidder was consortium led by Shri Ajay Singh. This is a consortium, not a individual sole bid. The transaction does not include non-core assets, including land and building, valued at 14,718 crore. These are not being part of the transaction. These are being transferred to Government of India's AIAHL. It includes Nariman Point, Air India headquarters here, some other buildings. There are subsidiaries where Air India has investments. These will be hived off. Let me give in a simpler way, 61,560 crore. Out of that, the debt which will be taken over by the successful bidder will be 15,300 crore. As you said, that 18,000 crore is the bid, of which 15% consideration will be cash and 85% will be debt. So 15,300 crore will be taken off. So debt position after debt taken over by the successful bidder will remain 46,262 crores. That is the debt which is remaining. 46,262 crores will be the debt which will be taken over to AIAHL. Then 14,718 crore will be the assets which will be taken over by AIAHL. So to that extent, we are getting liability of 46,262 and a debt of, and then assets of 14,718. And 2,700 crore we have got the cash equity. So net impact will be 28,845 crore. मैं मानता हूं कि पारदर्शिता के आधार पर और प्रतिस्पर्धा के आधार पर सरकार ने एक सक्षम नीति के आधार पर ये पूरी प्रक्रिया को संपन्न की है। जो बिडर जीते हैं
उनको मैं बधाई अर्पित करना चाहता हूं। टैलिस टाटा सन्स की कंपनी ने जो ये बिड जीता है, बहुत बड़ी एक देश की जिम्मेदारी भी आज उन पर है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक पृथक और एक महत्वपूर्ण सर्विस के आधार पर देश की 130 करोड़ जनता की सेवा जरूर उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव जी। जितेंद्र जी, सरकार के इस बड़े फैसले को, कठिन फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत खुशी की बात है कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट लॉजिकल एंड तक ले जाया गया है। ये मेरे लिए पर्सनली वो मोमेंट है जिसको हम कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत सारी कठिनाइयां थी लेकिन एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट पूरा कर लिया गया। टाटास को मिली और भी ज्यादा खबर, क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए कि टाटास ने एयर इंडिया को क्रिएट किया था। एक बहुत अच्छी छवि दुनिया में बनाई थी, एक बहुत ही बेहतरीन एयरलाइन की तरह एयर इंडिया जाना जाता था। लेकिन पिछले 3-3.5 दशक के अंदर में एयर इंडिया के परफॉर्मेंस में गिरावट आई। प्रेजेंट जनरेशन को तो एयर इंडिया के पास के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होती कि अगर जनता एयर इंडिया को करंट परफॉर्मेंस के मापदंड से नापती। तो बहुत अच्छी बात है कि टाटा के फोल्ड में आई और टाटा, मेरा पूरा विश्वास है, कठिनाइयों के बावजूद एयर इंडिया को एक बेहतरीन एयरलाइन फिर से बनाएगा। एयर इंडिया एक जमाने में मोनोपोली प्लेयर था। क्या एयर इंडिया अपना पुराना रुतबा गेन कर पाएगा? एयर इंडिया इतनी बुरी एयरलाइन नहीं है जितना कि उसको बनाया जाता है। मैं ये मानता हूं कि एयर इंडिया इतनी अच्छी एयरलाइन भी नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए था। एयर इंडिया के पास में एक बड़ा नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क, क्योंकि भारत की कोई भी एयरलाइन अमेरिका नहीं जाती, यूरोप नहीं जाती, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाती, जापान नहीं जाती है एयर इंडिया को छोड़ के। तो टाटा स्वाभाविक है कि ये जो उनको नेटवर्क मिलेगा इसके ऊपर बिल्ड करेगा। टाटा के पास में फाइनेंसेस है, विजन है, लीडरशिप है, क्वालिटी मिलेगी उनके अंदर में, जो कि पिछले 2 दशकों के अंदर में एयर इंडिया को प्रदान नहीं कर पाई सरकार। आपने देखा कि पिछले 18 साल में ब्यूरोक्रेट्स चेयरमैन बन रहे थे जो कि जल्दी जल्दी बदल भी दिए जाते थे। तो एयर इंडिया को काफी नुकसान हुआ है छवि के और प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए। और जब कैश स्टार्व होते हैं तो बहुत सारी कटौतियां की जाती है, जिसका कि सीधा का सीधा प्रभाव पब्लिक परसेप्शन पे और पैसेंजर एक्सपीरियंस पे जाता है। जब एयर इंडिया टाटा के कंट्रोल में होगी तो ये सब जो खामियां हैं वो नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, लीडरशिप मिलेगी, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, वर्क कल्चर को सुधारा जाएगा, रीइंजीनियरिंग वर्क प्रैक्टिसेस की जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा और सबसे अच्छी बात यह है कि जब टाटा का नाम आएगा, क्योंकि वो बहुत अन्य क्षेत्रों में, इकोनॉमिक्स के अन्य क्षेत्रों में है, तो एक क्वालिटी अपने आप आएगी, परसेप्शन बदलेगा। तो मेरा ये मानना है कठिनाइयां अवश्य हैं, लेकिन टाटा के पास में नेसेसरी वेयरविदऑल है कि वो एयर इंडिया को बहुत ही बेहतरीन एयरलाइन बनाए, जिसका सीधा का सीधा लाभ देश को होगा। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 दशकों के अंदर में साउथ ईस्ट एशियन एयरलाइंस, गल्फ की एयरलाइंस ने इंडियन ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक, जो है इंडिया का ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक, उसको मोनोपलाइज कर लिया, क्योंकि एयर इंडिया ग्रो नहीं कर पा रही थी पैसे के अभाव से। जब टाटा के कंट्रोल में होगी एयर इंडिया, स्वाभाविक है वो पैसा डालेंगे और एयर इंडिया को ग्रो करेंगे। उसका सीधा का सीधा प्रभाव होगा कि एयर इंडिया का डोमिनेशन, जो कि 70 के दशक में होता था, वो दोबारा आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इन एयर इंडिया अंडर टाटास। आपको क्या लगता है एयर इंडिया को चलाने के लिए टाटास को कितना निवेश करना पड़ेगा? बिकॉज एक इजी डाइवेस्टमेंट नहीं रहेगा, पैसे डालने पड़ेंगे, उनकी फ्लीट भी पुरानी हो रही है, लेबर यूनियन के भी इश्यूज हैं। देखिए, टाटास ने ड्यू डिलिजेंस किया है, एयर इंडिया को अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज किया है और तब फाइनेंशियल बिड समझा और तब लेने के लिए तैयार हुए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि टाटास को डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में सक्सेसफुल बिडर
तरह से उभरे हैं ये। एयर इंडिया की जो एसेट्स है ना, जैसे कि दुनिया में मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ एयर इंडिया ऑपरेट करती है, अगर किसी और एयरलाइन को शुरू करने पड़े तो स्लॉट्स के कंस्ट्रेंट्स आते हैं, डेवलपमेंटल कॉस्ट होता है, एक नई डेस्टिनेशन को फ्लाइट चलाने की वजह से पायलट्स का अभाव होता है, लॉन्ग हॉल पायलट्स के जो कि बड़े विमान चला सकते हैं, वो एयर इंडिया के पास में सही मात्रा में है, जो कि अभी के लिए। और क्योंकि एयर इंडिया के जो है प्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती है, तो इन्हीं नंबर ऑफ पायलट के साथ में टाटास और विमान ऐड कर पाएंगे। तो जब कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी तो स्वाभाविक है रेवेन्यूज बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में जो लॉस होगा वो कम होगा। अगले 3 साल मेरा ये अनुमान है कि टाटास एयर इंडिया को एक बेहतरीन एयरलाइन में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और भारत के सारे नागरिकों को गर्व होगा एयर इंडिया पे, जैसे कि आज से 30 साल पहले हुआ करता था। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर, जहाँ पर सरकार के विनिवेश एजेंडे में एयर इंडिया एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है जिसे सरकार ने आखिरकार हासिल कर ही लिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि चलिए आगे इस पर देखते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है। ये जो पूरी की पूरी डील हुई है उसमें अगर मैं सीधे तौर पे ये पूछूं कि सरकार को इसमें कितनी रकम मिली है और जो कर्ज है, जो डेट है एयर इंडिया के ऊपर, उसका बंटवारा कैसे हुआ है? पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, इसका श्रेय सरकार को जाता है और उस प्रक्रिया को जाता है जिसमें वो बिडर्स आए, और हमारे जो प्रोसेस में सभी का एक भागीदारी का प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है। मेरे कोलीग सेक्रेटरी सिविल एविएशन की भी उसमें उतनी ही भूमिका है, और हमारा इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और फाइनली मंत्रिमंडल जी से अधिकृत आईसेम, ये सब प्रक्रिया में बहुत लोगों का सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। ओके। दूसरा आपका प्रश्न है जो हमारा कंस्ट्रक्ट था कि एंटरप्राइज वैल्यू में डेट और इक्विटी दोनों का कोट किया जाएगा, और उसमें से लगभग 15% जो है वो कैश कंसिडरेशन होगा, और बाकी का जो पोर्शन होगा वो डेट में किया जाएगा, और जो डेट उससे अधिक होगा वो गवर्नमेंट की जो AIAHL में उसमें ट्रांसफर होगा। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 94%, 94% जो ऋण है वो गवर्नमेंट गारंटीड है, तो वो किसी भी माध्यम से गवर्नमेंट को ही निर्वाह करना पड़ेगा यदि वो नहीं किया जाता। और एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति आप जानते हैं, जिसमें कि उसका जो नेटवर्थ है वो -44,000 करोड़, उसका जो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेस 70,000 करोड़। तो प्रैक्टिकली एयर इंडिया को यदि हम ये कहें कि सरकार 20 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से उसमें सरकार लगा रही थी एज जस्ट टू कॉम्पेंसेट लॉस, उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, उसके लॉस को पूरा करने के लिए, तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। सरकार का जो टैक्स पेयर्स मनी जो जा रहा है वो बंद हो जाएगा, और जो एम्प्लॉइज हैं। तो इसमें इस डील से सरकार को जो है कितनी रकम मिलेगी, अगर हम सीधे शब्दों में कहें? नहीं, मतलब कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो 18,000 करोड़ है, तो 18,000 करोड़ का रिसीट है। जैसे आप ये कहें, ये मान लीजिए आप कि डेट और लाइबिलिटीज मिला के जो सरकार को इतना देना है, उसमें से 18,000 करोड़ की इनकम हमारी हुई है, और 14,000 करोड़ का हमने एसेट्स हम ले गए हैं, जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी 14,000, और उसके साथ एक्सेस लाइबिलिटी ले गए। ओके। एयर इंडिया काफी बड़ा ब्रांड है, और भी उसके साथ में ब्रांड जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या प्रोटेक्ट किया जाएगा इस पूरे ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया में? इसको शामिल किया गया है? एयर इंडिया ब्रांड जो है वो इसके साथ ही जा रहा है, क्योंकि एयर इंडिया कंपनी का ब्रांड है और हम एयर इंडिया को बेच रहे हैं, तो ब्रांड तो अलग से कंपनी के अलावा तो एयर इंडिया ब्रांड रह नहीं सकता, तो वो ब्रांड तो वहीं एयर इंडिया का ही रहेगा। लेकिन हाँ, जो नए एक्वायरर हैं उन पे ये कंडीशन हमने की है कि 5 साल तक तो कोई किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यदि वो चाहें भी तो। ओके।
और यदि उसके बाद यदि वो चाहें तो भी वो ब्रांड ट्रांसफर फॉरेन एंटिटीज को नहीं हो पाएगा। ओके, ये क्लॉज किस लिए, मतलब ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि इसका नाम इंडिया से जुड़ा है। ओके, तो एयर इंडिया, तो इंडियन के पास तो रहना ही चाहिए। तो एयर इंडिया का विनिवेश सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस पर ईटी नाउ की सीनियर एडिटर पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी तमन्ना इनामदार ने बात की नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से। It's a special day, of course, for the Tata Group, for Indian aviation, for the nation, and I'm sure for you as well, because the fight for this to actually happen has been a long, hard one, isn't it? Yeah. Well, I'm glad that we've ended up with this result, and the government has undertaken a very, very innovative approach for the disinvestment of Air India. I think the first approach was to create the Air India specific alternative mechanism to guide the process of strategic disinvestment in a time-bound manner. This laid the path for a result-oriented approach in dealing with Air India. The next step was to separate non-core assets. A separate entity was created to hold the non-core assets and separate them from the operating business. Such a step ensured that the overall size of the asset being disinvested was substantially lower and could attract greater number of bidders interested in the operating business. The third important step was to address the sizable debt of Air India. Because of the high debt leverage of the entity, to maximize the total number of potential bidders, the government decided to use enterprise value as the bidding criteria rather than the bid on the value of equity. And this provided much greater flexibility in capital structure of Air India post change of control. And the enterprise valuation criteria actually has helped to mitigate high fluctuations in equity value risks associated with potential transactions. Especially because of the pandemic when aviation traffic and profitability was severely affected. So a lot of flexibility, a lot of creativity, a lot of innovation in this whole exercise. And it's very important to say that, Air India has been the most complex transaction. And if we've been able to succeed on Air India, then I think the other disinvestments will be far more easier and far more, the government will make major headway with other disinvestments, and you will see much more action in the coming months. चलिए स्वदेश आर में अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। आईटी कंपनी टीसीएस के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक रहे हैं। कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू मार्केट के हिसाब से ही रहा है और टीसीएस के नतीजों पर तमाम डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मार्केट रिसर्च एनालिस्ट डिम्पी कालरा। डिम्पी, बताएं टीसीएस के नंबर्स कैसे लगे? नतीजे मार्केट के उम्मीद के मुताबिक ही थे। बाजार ने जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था कि 9,600 प्लस करोड़ रुपए का प्रॉफिट आएगा, कुल मिला के 9,624 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। साल दर साल अगर आप इसकी ग्रोथ देखते हैं तो ये 14% के आसपास है। अब आते हैं आय पे, रेवेन्यू पे, वो है 46,867 करोड़ रुपए की और मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था करीब 47,000 करोड़ रुपए के आसपास की आय होगी। तो स्लाइटली आय का आंकड़ा थोड़ा सा मिस है, बट ये फिर भी ठीक माना जाएगा। अब आते हैं तीसरा इसके मार्जिन्स पे। इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स आया वो आए हैं 25.6% का और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 26% के आसपास के मार्जिन्स होंगे, लेकिन टफ कोविड का फेज निकालने के बाद तो इस तरह के मार्जिन्स भी मार्केट थोड़ा वेलकम ही करेगा। इसको भी इन लाइन ही समझा जा सकता है। तो तीनों पॉइंट्स प्रॉफिट के टर्म्स पे, रेवेन्यू के टर्म्स पे और मार्जिन्स के टर्म पे आप इन लाइन ही इसको समझिए। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन नहीं आया, जितना बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही आया है। अब इन्होंने जो नए क्लाइंट्स जोड़े हैं वो जोड़े हैं करीब 5 नए क्लाइंट्स जोड़े हैं। तो इनके नए क्लाइंट्स की संख्या जो जुड़ने की होगी वो हो गई 54 और इसमें $100 मिलियन वाले जो नए क्लाइंट्स जुड़े हैं वो है 17 नए जोड़ने के बाद वो 114 का आंकड़ा हो चुका है। हेड काउंट्स जो नए लोग इन्होंने अपने साथ जुड़े हैं Q2 के अंदर जो इन्होंने बताया वो 19,690 लोगों को इन्होंने जगह दी है और इनका जो डिवीजन
जो एट्रिशन वाला हिस्सा यानी कि लोग कितनी जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं, तो टीसीएस लोवेस्ट है इस एट्रिशन के अंदर और उसका जो आंकड़ा है वो है 11.9% का, यानी कि हर 100 में से सिर्फ 11 लोग ऐसे हैं जो इनकी कंपनी में आके एट्रिशन यानी कि नौकरी बदलते हैं। 7 रुपया पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। मैं अब आपको इंडस्ट्री और मार्केट के हिसाब से बता देता हूँ कि कहाँ पर इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इंडस्ट्री के हिसाब से जो इनका वर्टिकल बढ़ा है वो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में है, जहाँ पे 21% की इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। दूसरा है लाइफ साइंसेस का, जहां पे 19% की ग्रोथ, रिटेल में करीब 18% और बीएफएसआई सेगमेंट जहां पे इनका अच्छा पकड़ है वहां पे इन्होंने 17% की ग्रोथ दिखाई है। सबसे ज्यादा मार्केट जो इन्होंने गेन किया वो नॉर्थ अमेरिका 17.5% की ग्रोथ है, यूके के अंदर करीब 15% की ग्रोथ आई है और भारत में इन्होंने जो ग्रो किया है वो करीब 20% के आसपास की ग्रो की है और अफ्रीका वाला कारोबार भी इनका करीब 13-13.5% के आसपास बढ़ा है। तो हेडकाउंट्स के तौर पर ठीक इन्होंने हेडकाउंट्स जोड़े हैं, मार्जिन्स ठीक हैं, रेवेन्यू ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इन द लाइन है, तो ज़्यादा खराब नहीं, ज़्यादा अच्छे नहीं। जो मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था ठीक वैसे ही नंबर्स टीसीएस की इस Q2 के अंदर आते हुए दिखे। शुक्रिया डिम्पी तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। और अब बात करते हैं आज आई आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बार भी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किए हैं। रेपो रेट पहले की तरह 4% पर बरकरार है, साथ ही रिवर्स रेपो रेट भी पहले की तरह 3.35% पर बना हुआ है। ऐसा लगातार 8वीं बार है जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट को जस का तस बनाए रखा है। और इसके अलावा आरबीआई ने इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS की लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। Based on an assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to maintain status quo with regard to the policy repo rate and by a majority of 5-1 to retain the accommodative policy stance. Consequently, the policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. CPI inflation excluding food and fuel, that is core inflation, remained elevated. Headline inflation continues to be significantly influenced by very high inflation in select items such as edible oils, petrol and diesel, LPG and medicines. On the other hand, a very low seasonal buildup in vegetable prices, decline in cereal prices, a sharp deflation in gold prices and muted housing inflation have helped to contain inflationary pressures. Supply side measures by government for edible oils and pulses are helping to temper price pressures. However, an uptick in prices of edible oils is seen in the recent period. Overall, the CPI inflation momentum is moderating, which combined with favorable base effects in the coming months could bring about a substantial softening in inflation in the near term. तो आपने आरबीआई गवर्नर को सुना, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी के क्या हाइलाइट्स हैं जानते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। आरबीआई की पॉलिसी में कुछ नेगेटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिला, जो कि एक अच्छी बात थी। और जो अनुमान कर रहे थे स्टैंस आरबीआई की तरफ से बरकरार रखा गया है और देश की ग्रोथ में सुधार देखने को मिल रहा है। ये आरबीआई के कुछ अहम बयानों में से एक था। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इकोनॉमी में धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है, लिक्विडिटी को लेकर बाजार को
कोई झटका नहीं देना चाहेंगे, इस तरह के बयान भी यहाँ पर निकल कर आए। तो लिक्विडिटी के फ्रंट पर भी वो कुछ जो भी कदम उठाएंगे वो धीरे धीरे ही उठाएंगे, जिससे मार्केट में कोई नेगेटिव सरप्राइज यहाँ पर देखने को ना मिले। इसके अलावा जीडीपी को लेकर आरबीआई का बयान था कि FY 2021 के लिए जो 9.45% टारगेट जो तय किया था वो बरकरार रखा है। और महंगाई को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बयान था। महंगाई दर अनुमान FY 22 के में कमी कर दी है, 5.7% से घटाकर 5.3% कर दिया है। तो ये कुछ पॉजिटिव बयान थे आरबीआई की तरफ से। एक आध नेगेटिव बयान भी थे, वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें कच्चे तेल और कमोडिटी के दाम में बढ़त से आने वाले समय में उनका कहना है कि महंगाई पर असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा GSAP यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहना था आरबीआई का। वैसे इसका इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए इसका असर देखने को मिल सकता है। आउटपुट अभी भी प्री कोविड लेवल से कम है, ये भी उनका कहना था। और अर्थव्यवस्था में रिकवरी एक समान नहीं है, यानी कि कुछ एक आध सेगमेंट है जहाँ पर कि काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही है, वहीं कुछ कुछ जगह अभी भी धीमी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये कुछ आज अहम बयान थे आरबीआई की पॉलिसी स्टेटमेंट से निकल कर आए। पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO SS मल्लिकार्जुन राव का कहना है कि रिजर्व बैंक की पॉलिसी उम्मीदों के मुताबिक रही है। आज आरबीआई का जो स्टांस आया कि जिसमें पॉलिसीज़ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, उस पर आपको ये पॉलिसी में सबसे अच्छी चीज़ क्या दिखी? एज अ बैंकर आपको क्या सबसे बेहतर दिखा जो आप सुन के आपको लगा हाँ ये आरबीआई गवर्नर ने बहुत अच्छी बात बोली? करेक्ट। आज की आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट्स देखते हैं तो एक्सपेक्टेड लाइंस में था। थोड़ी कंसर्न थी बैंकिंग के लिए या फिर इकोनॉमी में कि लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से क्या रिवर्स रेपो रेट में कोई इंक्रीज करेंगे इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्राइसेस। लेकिन उन्होंने वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो के माध्यम से जो भी उन्होंने कैलेंडर डिक्लेयर किया है उसकी वजह से लिक्विडिटी के ऊपर भी जितना कंसर्न्स थे हमारे मन में वो भी उन्होंने दूर कर लिया विदाउट इम्पैक्टिंग दी पॉलिसी रेट्स और अकोमोडेटिव स्टैंड को बरकरार रखा है। ये बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमी में जरूरत है, क्योंकि आगे हम फेस्टिव सीजन में क्रेडिट ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं और उस समय पर सेंटिमेंट का कहीं इफेक्ट ना हो, इसलिए उन्होंने अकोमोडेटिव स्टैंड को कंटिन्यू किया हुआ है। बाकी मेजर्स भी अच्छी ली उन्होंने, तो ओवरऑल क्रेडिट पॉलिसी बहुत अच्छा रहा है। रेट आप सही कह रहे हैं इसको। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, लिक्विडिटी को लेकर आरबीआई ने आज बहुत बात रखी है। वो ये बार बार कह रहे थे कि लिक्विडिटी बनाए रखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो मार्केट पार्टिसिपेंट से भी बातचीत करेंगे, और लिक्विडिटी मेंटेन करने पे जो आरबीआई का दबाव था, हमको ऐसा लग रहा था कहीं सक ना हो जाए कोई लिक्विडिटी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपका इस पर क्या कहना है? लिक्विडिटी अभी कितनी है और ये कैसे बनी रहेगी आगे? वेरिएबल रिवर्स रेपो ऐसे है, ये तो पार्टिसिपेशन की बात है, मतलब जहां बैंकर्स के पास लिक्विडिटी होती है वो फिर बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब इट इज ड्रिवन बाय द बैंक। सपोज पंजाब नेशनल बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी है लेकिन मेरे पास आउटलुक है क्रेडिट डिसबर्स करने की, तो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा। तो ये बहुत अच्छी विंडो है जहां पर बैंक अपने आप असेस कर सकते हैं कि मेरे पास एक्सेस लिक्विडिटी है, मगर मेरे पास अगर डिप्लॉय करने की अपॉर्चुनिटी है तो मैं वेरिएबल रिपो में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि डिप्लॉयमेंट करने पर मुझे वहां यील्ड ज्यादा मिलेंगे वेरिएबल रिपो से कंपैरिजन में। अगर मेरे पास डिप्लॉयमेंट करने की अपॉर्चुनिटी कम है और फिक्स्ड रिवर्स रिपो में केवल 3.35 मिलती है, तो फिर वेरिएबल रिपो में मुझे इन्वेस्ट करने की मौका मिलती है। सो इट इज ए वेरी मैच्योर्ड वे ऑफ कंट्रोलिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो इसलिए लिक्विडिटी कंट्रोल का जो मेजर अभी आई है वो बहुत अच्छी बात है। करंटली 9.5 ट्रिलियन लिक्विडिटी है जो आरबीआई ने कहा था अक्टूबर 6 तारीख को, जिसको वो मॉडरेट करना चाहेंगे ये मेजर से दिसंबर 3 तारीख तक तकरीबन 2 ट्रिलियन तक, 2 लाख करोड़ तक। सर एक बात सामने भी निकल के आ रही है कि हो सकता है आगे चल के कुछ और दरें भी कट हो जाए, यानी कि कुछ कम हो जाए। सर इस पे आपका स्टांस क्या है? कितनी गुंजाइश है कि थोड़ा लोन और सस्ते हो सकते हैं? नहीं, देखिए ज्यादा लिक्विडिटी की वजह से जो इम्पैक्ट हो रही है वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग में हो रही है। इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है या प्रेशर है कम होने की जो इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म फंडिंग में थोड़ा मॉडरेटली कट हुआ है। इफ यू लुक एट पिछले 6 महीने में 5 पैसे से लेकर 20 पैसे तक अभी बैंकों ने कम किया है, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश बनती है कट करने की लॉन्ग टर्म लेंडिंग में। शॉर्ट टर्म लेंडिंग तो लिक्विडिटी के हिसाब से चलती है, वो तो 90 दिन के लिए या 30 दिन के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट बिडिंग के माध्यम से होती है उसी प्रकार हम लेंडिंग कर रहे हैं। और ये लिक्विडिटी हाई होने की वजह से इवन डिलीवरेजिंग जो किया है कॉर्पोरेट्स ने, उन्होंने भी अपनी लेंडिंग का लिमिट्स बंद करके मार्केट में
थ्रू एनसीडीज वगैरह या फिर सीपीस के माध्यम से पैसा उठाना शुरू किया, जहां रेट बहुत कम है। ये भी एक कारण है क्रेडिट ग्रोथ म्यूट होने की, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का डिलीवरेजिंग एक मेन कारण है। सो ओवरऑल इफ यू लुक एट इंटरेस्ट रेट्स में और ज्यादा घटने की संभावना कम है। पिछले 3-4 महीने में आप देखेंगे तो MCLR का बैंकों ने 5 पैसा 10 पैसा ऐसा घटाते ही आए हैं, क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा था और ऑपरेशन एक्सपेंडिचर कम हुई थी, ये कारण था। लेकिन इससे ज्यादा घटने की स्कोप कम है। शॉर्ट टर्म रेट्स रहेंगे जहां तक लिक्विडिटी है। दिसंबर या फरवरी के बाद थोड़ा मॉडरेट होंगे इंटरेस्ट रेट। आप ये कह रहे हैं कि अभी और कट की गुंजाइश कम है, जो है वो इसी दरों पे ही रहेगा बाजार, यानी कि जो ब्याज दरें शायद आगे चल के और ना कम हो। खैर इतनी भी बहुत है, क्योंकि इसी से ही हम देख रहे हैं कि इकॉनमी के अंदर जो रिवाइवल है वो काफ़ी अच्छे से हुआ है। चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ऑटो लोन्स हों, सभी के अंदर हमने एक अच्छी खासी तेज़ी वापस से बनते हुए देखी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में से एक है जिसमें स्मॉल टिकट साइज लोन दिए जाते हैं। आगे सर, क्योंकि आप इंसॉल्वेंसी कमेटी के भी मेंबर हैं, तो इसलिए ये सवाल बड़ा वाजिब है आपसे पूछना कि इस समय जो NPA रिकवरी का पूरा एक मुहिम चल रही है सरकार की तरफ से भी, बड़े बड़े NPAs को सेटल डाउन किया गया, जिसमें दीवान हाउसिंग का भी है। 34,000 करोड़ रुपए में पिरामिल एंटरप्राइज ने पे करके उसको अपनी कंपनी बना दिया। आप इससे संतुष्ट हैं, ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, और आपको इसमें कितनी गति और दिखती है सर? नहीं, पूरी डेफिनेटली सेटिस्फाइड है। अगर कहीं भी देखेंगे दुनिया में 2016 में शुरू हुआ, आज 2021 में है, और शुरू होने के बाद भी कम से कम इनिशियली अकाउंट्स को फ्रेक्टिफाई होने के लिए 1 साल लगा था। तो 4 साल के अंदर 4,80,000 करोड़ या तकरीबन 5 लाख करोड़ की हमने रिजोल्यूशन की है IBC के माध्यम से। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि उम्मीद डेफिनेटली करते हैं और थोड़ा मेच्योरिटी आ जाए। मेच्योरिटी 2 तरीके की है। एक टाइमलाइंस में, मतलब जो टाइम टेकन फॉर रेजोल्यूशन अभी काफी इंप्रूव हुआ है और भी इंप्रूवमेंट उम्मीद करते हैं हम। और दूसरा, मार्केट में बिडिंग करने वाले प्लेयर्स जो है वो संख्या बढ़े। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हम उम्मीद कर रहे हैं ARCs में। उससे क्या होगा कि मेच्योरिटी बनेगी मार्केट में, देन रियल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एसेट which will be going under particularly the bidding will come in a better manner. So ये दोनों इंप्रूवमेंट उम्मीद करते हैं, काफी अच्छा हुआ है अभी। चलिए इसी नोट पे हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे हम आज के स्वदेश हीरो से, और साथ ही आपको बताएंगे मनी मंत्रा में क्या है खास। Banking partner Fincare Small Finance Bank. Wish more, get more. चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with.